तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आप लोग का झारखंड बोर्ड का जो हिंदी का मॉडल पर जारी हुआ टर्म 2 का उसका सेट 1 का डिटेल एक्सप्लेनेशन सभी का आंसर भी आप लोग को बता देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि जिसको जिसको इसका लाभ नहीं मिला वो भी देख लें, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के लिए आप लोग का ये मॉडल पेपर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एग्जाम में बहुत सारे सवाल इससे आएंगे और इससे आप लोग को पूरी पैटर्न का पता चल जाएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पाने के लिए दोस्तों, क्योंकि अगर एक एक करके हर एक का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अपलोड किया जा रहा है और एग्जाम तक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट जाके भिड़ेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये आप लोग का हिंदी का है, इसके पहले मैंने मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का सभी का अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए हिंदी का देख लेते हैं। ये आप लोग एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मनोविज्ञान के बारे में लिखा हुआ है कि मनोविज्ञान आज पूरी तरह से व्यवसाय बन चुका है। जीवन के हर क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो हिंदी है, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ चलता हूँ। सबसे पहला सवाल है, मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड बनाता है? तो देखिए क्या है, मनोविज्ञान बुद्धि, अभिरुचि, संवेगों और समूचे व्यक्तित्व को आंकने के लिए मापदंड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि बाल मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं? जो बाल मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं? तो बाल मनोवैज्ञानिक भावनाओं का, जिज्ञासाओं का, अंतर्द्वंद्वों और दुविधाओं का निरीक्षण और परीक्षण करता है। आप लोग पैसेज को पढ़िएगा तो इसका आंसर आप लोग आसानी से मिल जाएगा। पैसेज में ही दोस्तों इसका आंसर दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए। तो थोड़ा सा एडिट में दिक्कत हुआ है तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ था कि विधाओं का निरीक्षण परीक्षण करते हैं, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। इस गद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो दोस्तों इस गद्यांश से जो मुझे उपयुक्त शीर्षक लगा वो लगा मनोविज्ञान का महत्व, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करने बोला है। अव्यय, अव्यय मतलब आप लोग को बस सेंटेंस को पूरा करना है अव्यय पदों से भरकर। रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों से कीजिए। क्या है? दिन ढल रहा है। तो दिन कैसे? धीरे धीरे ढल रहा है। तो यहाँ आप लोग दोस्तों धीरे धीरे लिख सकते हो, ठीक है। दिन धीरे धीरे, ठीक है, ढल रहा है। यहाँ धीरे धीरे भर दीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह डैश नहीं पड़ता है। तो वह बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो यहाँ सबसे बढ़िया जो होगा अव्यय वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल। वह बिल्कुल नहीं पड़ता है, ठीक। आगे देख लीजिए। इसके और में और एक सवाल था कि अव्यय की परिभाषा लिखिए। या तो आपको ये वाला करना था, ठीक है, रिक्त पद को भरना था, या फिर इसको परिभाषा देना था। तो सबको मैं बता रहा हूँ एक एक करके, ध्यान से देखिए। अव्यय क्या है कि अव्यय, ठीक है, अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या? कि अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिए 5 में क्या बोला है कि दशानन का समास विग्रह कर समास का नाम लिखे। तो दशानन का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 10 है आनंद जिनके, यानी कि 10 है आनंद जिसके, उसे क्या कहेंगे हम लोग? दशानन। अर्थात रावण क्या है? दशानन रावण को ही बोलता है। तो रावण कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास में आता है। तो जिसमें भी इस प्रकार का रहेगा ना सेंटेंस वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे क्या है, चक्रधर का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। चक्रधर भी उसी तरह का है, चक्र को धारण करने वाला, यानी कि भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण में भी बहुब्रीहि समास में यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर उसी प्रकार लिखा है जो पहले वाला था, चक्र को धारण करने वाला, 10 है आनंद जिनके। तो इस तरह का जो समास होता है दोस्तों याद रखिए ये सब बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है कि छाया को छूने से कवि का क्या आशय है? वह छाया को छूने से क्यों मना करता है? तो देखिए छाया को छूने का अभिप्राय बीते हुए सुखद पलों से है, यानी कि छाया मतलब क्या? जो समय बीत चुका है, ठीक है। तो छाया को छूने का अभिप्राय बीते हुए सुखद पलों से है। कभी, यहाँ पर कभी होगा, कभी बीते हुए सुखों को याद करने के लिए मना करता है, क्योंकि इससे हमारे मन का दुख दुगुना हो जाएगा। हमें अतीत को भुलाकर, ठीक है, हमें अतीत को भुलाकर वर्तमान में जीना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हुआ था। तो यही चीज़ छाया मतलब क्या होता है? छाया मतलब जो आपका समय बीत चुका है, जो सुख वाला समय है उसको याद करने का मना किया था, क्योंकि आप लोग देखिएगा वर्तमान में अगर जो भविष्य में बीत चुके सुखों को याद कीजिएगा तो कष्ट ही होता है, ठीक है। वर्तमान परिस्थिति में जिए और मजे से जाइए। आगे देखिए क्या है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है पंक्ति के माध्यम से कवि हमें, बार बार कवि लिखा गया, ठीक है, कवि होगा, कवि हमें यह बताना चाहता है कि जिस प्रकार हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की रात अवश्य ही आती है, उसी प्रकार मानव जीवन में भी सुखों के बाद दुखों का आना निश्चित है। अतः मनुष्य को सुख के बाद दुख सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, ठीक है। होता है ना कि आज सुख तो कल दुख तो फिर उसके बाद सुख आएगा, तो ये चलता रहता है। तो मानव को हर एक के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे देखिए क्या है, कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रमाणित क्यों कहा गया है?
तो माँ को इस बात की चिंता सता रही थी कि दुनियादारी से अपरिचित उसकी भोली भाली बेटी भावी जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे कर सकेगी। मतलब जिसको दुनियादारी की समझ नहीं है, जो आने वाले जीवन है उसको वो कैसे उसका सामना करेगी, आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे करेगी। माँ को अपने कलेजे के टुकड़े अर्थात बेटी के कन्यादान करते समय वो सारी यातनाएं याद आ रही थी जो उसने सही थी, और माँ ने जो अपनी शादी के बाद यातनाएं सही थी, ठीक है, तो वो सारी यातनाएं उसे याद आ रही थी कि वो सारी यातनाएं उसकी बेटी को भी सहनी पड़ेगी, और इसीलिए दोस्तों उसका कलेजा फटा जा रहा था, और इसी कारण माँ के जो दुख है उनको प्रमाणिक कहा गया है। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो देखिए, लेखक फादर बुल्के के मन में अपने प्रियजनों के लिए असीम ममता और अपनत्व था, इसीलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। वह देवदार के पेड़ के समान अपने प्रियजनों को अपनी छत्र छाया प्रदान करते। जिस तरह देवदार का पेड़ बड़ा होता है, छाया प्रदान करता, उसी प्रकार यहाँ पर फादर बुल्के के बारे में कहा गया है कि उनका मन बहुत बड़ा था और बहुत ही अपनत्व था प्रियजनों से, ठीक है, और इसीलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। उसी के और में और एक क्वेश्चन है, मतलब या तो आप वो वाला करते इसको, इससे पहले वाला, या फिर आप इसको करते। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो देखिए, लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके माता पिता का प्रभाव पड़ा। माँ से उन्होंने सहनशीलता सीखी और पिता से जिद। अपने पिता से ही उन्होंने इस बात के लिए प्रोत्साहन मिला था कि रसोई की चारदीवारी से निकलकर बाहर की दुनिया के बारे में पता किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने माँ से क्या सीखा, माँ से सहनशीलता सीखी और पिता से जिद सीखी। हाँ, जो काम ठान लिया है उसको करना है, और उन पिता से ही उन्हें इस बात का प्रोत्साहन मिला था कि घर की चार दीवार से निकलकर बाहर की दुनिया भी देखे और उसके बारे में पता किया जाए। चलिए अगला सवाल है 9 नंबर की, सुशीर वाद्य से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशीर वाद्य में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। तो देखिए, सुशीर वाद्य क्या है कि फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य को सुशीर वाद्य कहते हैं। शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो। शहनाई में समस्त राग रागिनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है, इसीलिए शहनाई की तुलना में अन्य कोई सुर वाद्य नहीं टिकता। और यहाँ पर दोस्तों, और इसीलिए यहाँ पर शहनाई को सुशीर वाद्य में शाह की उपाधि प्रदान की गई है, ठीक है, समझ गए। मतलब क्या, बहुत मधुर आवाज़ निकलता है, तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ। और यहाँ पर और के बाद दोस्तों लिख दीजिए और शहनाई को, और इसीलिए शहनाई को सुशीर वाद्य में शाह की उपाधि दी गई है। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। तो देखिए क्या क्या यत्न किया। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयास किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर की खानों का दौरा किया सिर्फ नाक को लगाने के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्या है, खंड घ में रचना है, और यहाँ पर दोस्तों एक लेटर लिखना आप लोग को। अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। तो देखिए, सेवा में श्रीमान नगर निगम पदाधिकारी, सेवा में श्रीमान यहाँ पर नगर निगम पदाधिकारी धनबाद। विषय क्या है, पार्क विकसित करने के संबंध में। महाशय, सविनय निवेदन यह है कि आलोक कुमार धनबाद के भूली का रहने वाला हूँ। विशेष बात यह है कि मेरे यहाँ एक बहुत ही सुंदर स्थान है, मतलब अति सुंदर स्थान है जहाँ पर पार्क का निर्माण किया जा सकता है। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि आप यहाँ का निरीक्षण कर पार्क का निर्माण कार्य करने की कृपा करें। आपका भवदीय नाम आलोक कुमार, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, आप लोग मेन फॉर्मेट याद रखिए, ये फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद बीच में आप जो अपने मन में आया वो लिख सकते हो उसके संबंध में। अब देखिए, छात्रावास में रहने वाली आपकी बहन को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए पत्र लिखना है। तो मेन फॉर्मेट याद कर लीजिए, इस तरह का फॉर्मेट आपको पहले लिखना है। फॉर्मेट में ही दोस्तों मेन नंबर मिलता है, उसके बाद बीच में तो आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या, मोराबादी रांची एड्रेस लिख दिए, दिनांक 2 फरवरी 2022, प्रिय अदिति सुभाषीष, ठीक है। आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होगी, छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा। आप लोग देख लीजिए, और तुम्हारी दिनचर्या भी नियमित चल रही होगी। तो ये बस सिंपल सा हिंदी आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें समझाने वाला है नहीं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए इसको, मैं यहाँ पर नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत आसान से इसमें क्या ही समझाऊँ मैं, आप लोग खुद से भी इसको लिख सकते हो। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा भाई। और यहाँ पर दोस्तों मैंने खुद अपना नाम लिख दिया है, विकास। तो जितने सारे अदिति है या फिर जितने सारे लड़की हैं लड़के हैं, सभी लोग ध्यान रखिए इसका। दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, ठीक है। कोविड से सुरक्षा है, उसका एक सरहुल है। तो कोविड से सुरक्षा के बारे में देखिए, संकेत बिंदु लिखना है पहले, उसका संकेत बिंदु में क्या लिखना है, कोविड क्या है, सुरक्षा के उपाय लिखना है, लापरवाही का नतीजा और निष्कर्ष। तो देखिए क्या लिखा है कि कोरोना वायरस बीमारी, जिसको हम लोग कोविड-19 बोलते हैं, ठीक है, एक संक्रामक बीमारी है जो वायरस की वजह से फैलती है। कोविड क्या है कि कोरोना वायरस बीमारी को, उसी को कोविड-19 बोलता है, ठीक है। 19 मतलब क्यों, क्योंकि 2019 में दोस्तों पहली बार देखा गया था, इसलिए कोविड-19 बोला जाता है।
ये एक ऐसी बीमारी जो सीधे तौर पर हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। इसके शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, ठीक है। इसके शुरुआती लक्षण दोस्तों फ्लू जैसे होते हैं, जो धीरे धीरे खतरनाक रूप धारण कर लेता है। और सुरक्षा के उपाय क्या क्या देख लीजिए। अपने हाथों को बार बार धोते रहना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, लोगों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, नमस्ते इज गुड। वैक्सीन के सभी डोज जरूर लगा लेने चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना फिर आप नहीं बच सकते हो। तो ये सारा चीज़ आपको, आप खुद से भी दोस्तों ये सब लिख सकते हो। और आगे देखिए लापरवाही का नतीजा, अगर आप लापरवाही बरतें तो क्या हो सकता है। और ठीक है, अगर कोरोना वायरस से लापरवाही किया जाए, यहाँ पर अगर लिखिएगा, अगर कोरोना वायरस से लापरवाही किया जाए तो यह किसी को भी हो सकता है और स्थिति बिगड़ने पर लोगों की जान भी जा सकती है। तो ये दोस्तों लापरवाही का नतीजा होता है, ठीक है, मतलब जान से भी हाथ धो सकते हो। निष्कर्ष क्या है, तो कोरोना वायरस एक खतरनाक संक्रामक रोग है। यह अधिकतर कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को अपनी चपेट में लेती है, मतलब इसमें इम्यूनिटी सिस्टम कम है, इम्यूनिटी पावर कम है, ठीक है, उनको जल्दी अपनी चपेट में लेती है। इसलिए इस रोग से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना चाहिए तथा साथ ही सरकार द्वारा जारी की गए गाइडलाइन यानी कि नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। 2 गज की दूरी, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाए, जब भी निकले तो मास्क पहन कर निकले, सैनिटाइजर हाथ में लगाते रहे। इस प्रकार से सरहुल के बारे में भी लिखना है दोस्तों, मैंने इसको नहीं लिखा है, तो आप लोग इसको खुद से लिख लीजिएगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, फिर नेक्स्ट में कभी बता दूंगा। स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन लिखी। चलिए यही बाकी रहा, चलिए विज्ञापन लिखते हैं किसी कंपनी के लिए। तो उसने हमारे एक पेयवर्धक, मतलब स्वास्थ्य पेयवर्धक जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, वहाँ पर उस पेयवर्धक का आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है, विज्ञापन। तो दोस्तों मैंने इसका नाम रख दिया ताज़ा, बिल्कुल ताजे फले रसी आमों से, मतलब आमों क्या फलों से निर्मित, ठीक है। मीठे और ताजे फलों का स्वाद एक बार खाओगे तो बार बार करोगे याद, ठीक है। ये इसका दोस्तों स्लोगन हो गया क्या, कि मीठे और ताजे फलों का स्वाद एक बार खाओगे तो बार बार करोगे याद, ताकि लोगों के दिमाग में बैठ जाए ये वाला बात। थकावट भरी जिंदगी में आपको हर वक्त ताजगी का एहसास कराए, थकावट भरी जिंदगी में आपको हर वक्त ताजगी का एहसास कराए, मीठे ताजे शुद्ध पेड़ से तोड़े हुए फलों का स्वाद अब हर वक्त आपके पास, मतलब बिल्कुल ताजे शुद्ध पेड़ से तोड़े हुए शुद्ध फलों का स्वाद अब हर वक्त आपके पास। आज ही अपने नज़दीकी स्टोर से खरीदे। वेबसाइट यहाँ पर दे दिया दोस्तों, आप लोग वेबसाइट में भी जा सकते हो, जाना चाहते हो तो, ठीक है। और यहाँ पर कॉल करके मंगा सकते हो, तो सही है, कॉल कीजिए। और ये ताज़ा का जो है पेयवर्धक, इसको पीजिए और दिमाग को शांत रखिए और पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। चलिए सभी को शेयर कर दीजिए, इसके बाद सारा सेट मैं अपलोड कर दूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि हर एक वीडियो का, हर एक सेट का सोल्यूशन यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। नेक्स्ट जल आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।